हाँ जी, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, कुशल मंगल। कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो वो सभी बच्चे जो डायरेक्ट एंट्री में से आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर वो बच्चे जिन्होंने अभी फाउंडेशन का एग्जाम दिया है, जिन्होंने फाउंडेशन का एग्जाम दिया है, रिजल्ट अवेटेड है और वो क्लासेस करने आए हैं, फिर उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत 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 स्वागत है। फाउंडेशन का एग्जाम दिया, यहां बैठे हैं, उन सबके लिए तो प्रार्थना एंड ब्लेसिंग भी है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हों। शाबाश। और ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ये झलकाता है कि पेपर बहुत अच्छे गए और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर हों, ये ब्लेसिंग है। तो चलिए जी, हम शुरू कर रहे हैं आज एल्डाइन पर अपना बैच। लॉ क्या, ये क्लास किसकी है? लॉ की। अभी तक आपने अकाउंट्स की क्लास देख ली होगी, अभी तक शायद टैक्स की भी क्लास देख ली होगी, जीएसटी की शायद देख ली होगी। आज मैं जो आपके सामने आया हूं, ये लंबे लंबे बाल लेकर जो मैं आपके सामने आया हूं, वो आया हूं लॉ की क्लास लेने के लिए। नाम है मेरा अमित पोपली, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, 2004 बैच। ठीक है जी। अभी तक आप जानते हैं कि आप नए सिलेबस के अंदर सबसे पहले प्राणी हैं, यानी कि नए सिलेबस के अंदर आप ही हैं, आप ही हैं जो नए सिलेबस का श्री गणेश करने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि जब भी कोई शुभ काम होना हो तो सबसे उत्तम आदमी के सबसे पहले कदम रखवाए जाते हैं कि ले भाई सीधा कदम जरा यहां पे रख, ये लोटा गिरा दे जरा चावल का। तो वो जो चावल का लोटा गिराया गया है, समझ लो नए सिलेबस का, वो आप ही के द्वारा गिराया गया है। तो वो नए सिलेबस की लक्ष्मी कह लो या लक्ष्मण कह लो, जो भी हो वो आप ही हो। वाह 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 वाह। तो हाँ जी, अब आप जानते हैं कि आपके लिए मई 24 अगर आपका अटेम्प्ट है, या फिर आप नवंबर 24 में देंगे, जब भी देंगे 2024 में नया सिलेबस जो आप देंगे, तो वो सबसे पहले आपने ही कदम रखा है नए सिलेबस में। तो ये नया सिलेबस क्या है, कितने सब्जेक्ट है, मैं जानता हूं, ये सब आप जानते होंगे। अभी तक आप पहचान गए होंगे। वहां सर ने भी बता दिया होगा, शर्मा सर ने अकाउंट्स में, और जीएसटी में भी सर ने बता दिया होगा। बट फिलहाल अब मैं लॉ के लिए आया हूं, तो अब मैं लॉ की बात करूंगा। लॉ, पहले भी पेपर नंबर 2 था, अब भी पेपर नंबर 2 है। पहले भी नाम इसका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज था, अब भी नाम कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज है। चेंजेस क्या हुआ है सर? फिर कुछ चेंज हुआ है लॉ में? हां, हुआ है। अच्छा, वो क्या चेंज हुआ है? चेंज ये हुआ है कि कुछ टॉपिक्स फाइनल के उठाकर इंटर में डाल दिए गए हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स थे तो फाइनल के थे, और फाइनल के टॉपिक्स उठाकर इंटर में डाल दिए गए हैं। उनमें से कुछ इजी टॉपिक भी डाले हैं, कुछ टेक्निकल टॉपिक भी डाले हैं, और कुछ टॉपिक जो ऑलरेडी इंटर में थे वो फाउंडेशन में चले गए हैं। ओहो, जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ये कहां था? ये इंटर में था, अब ये फाउंडेशन में चला गया है। इनफैक्ट इंटर में तो एक टॉपिक फाउंडेशन से भी उछल के आया है। क्या? हाँ, नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अरे सर, ये टॉपिक पीछा नहीं छोड़ रहा, बताओ, कमाल कर दी इसने। फाउंडेशन में भी सताया, अब इंटर में भी सताएगा। हाँ, सताएगा। वो जो फाउंडेशन में आपने पढ़ा, वो पोलियो की 2 ड्रॉप्स थी बस। अब आपको पूरी बोतल पीनी है एलएलपी की। समझ आई बात? एक तो तुम हाँ नहीं बोल रहे, बोलो ना हाँ। तो अब आप एलएलपी पूरा इन डेप्थ पढ़ेंगे, इस बार पूरा इन डेप्थ एलएलपी पढ़ेंगे, और साथ में कुछ टॉपिक्स फाइनल के भी पढ़ेंगे। ठीक हो गई इतनी बात? तो ले देकर आपका सिलेबस है क्या, देखते जी आपका सिलेबस है क्या। पहले बोलो मेरे साथ, बोलो टेन टेन। सिलेबस है क्या, सिलेबस है क्या, सिलेबस है क्या? टेन टेन टेन। लो जी, नाम है कॉरपोरेट एंड अदर लॉज, पेपर नंबर 2, टोटल मार्क्स 100, टोटल मार्क्स 100।
चलो जी, अब नाम से ही जैसे पता लग रहा है कॉरपोरेट एंड अदर लॉज, मतलब दो पार्ट होंगे, एक होगा कॉरपोरेट लॉ। हां, अब कॉरपोरेट लॉ में एलएलपी साथ डाल दिया गया है। हे माता जी, ये कैसा कॉम्बिनेशन बनाया आईसीआई ने, कॉरपोरेट लॉ में एलएलपी डाल दिया, ऐसा क्यों? मतलब कोई तुक तो होगा। हाँ है ना तुक। अच्छा वो क्या है? देखो कॉरपोरेट लॉ में एक मॉनिटर है, एक मॉनिटर है जिसे हम कहते हैं रेगुलेटर, जो रेगुलेट करता है, जो टॉर्च लेके रात को निकलता है और देखता है, जो रात को निकलता है और देखता है कि सब कुछ ठीक ठाक तो है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। उस रेगुलेटर का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। क्या नाम है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। और एलएलपी के अंदर भी वही रेगुलेटर है जो रात को टॉर्च लेकर निकलता है और पीछे गाना चलता है, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। समझ आई? तो ये कौन कहलाता है? रेगुलेटर। रेगुलेटर कौन है इन दोनों के लिए? रेगुलेटर कौन है? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। दोनों के लिए रेगुलेटर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। इसे आज के बाद हम कहेंगे एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। पूरे कंपनी लॉ में, जब तक आप कंपनी लॉ पढ़ोगे, पूरे के पूरे कंपनी लॉ में इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर या एमसीए भी नहीं कहा गया। ओहो, तो इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सीजी। क्या कहा गया इसे? सीजी। तो आपका कॉर्पोरेट लॉ कह दो या एलएलपी कह दो, ये कितने मार्क्स का है? द आंसर इज 70 मार्क्स का है। एक बार फिर बोलो हां भाई, बोलो ना हां। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है अदर लॉज का पोर्शन। अदर लॉज, इसमें बड़े क्रांतिकारी चेंज हुए हैं। इस 30 नंबर के लिए बड़े ही क्रांतिकारी चेंज हुए हैं। अच्छा, पहले हमारे ओल्ड सिलेबस में यहां कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ करता था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, सारे टॉपिक फाउंडेशन में चले गए। अच्छा सर, इसका मतलब हम कभी ये टॉपिक पढ़ नहीं पाएंगे? नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि फाउंडेशन आपका क्लियर हो जाना है। आप आ गए हो इंटर में, तो ये आप कभी पढ़ नहीं पाओगे। ओह सर, हमारा बड़ा अधूरा ज्ञान सर हो गया ना, कि एजेंसी, बिलमेंट और इंडेमनिटी हमने नहीं पढ़ा। अरे नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, जब पढ़ के कौन सा कुछ उखाड़ लेना था? बताओ, हमने कौन सा एजेंसी, बिलमेंट, इंडेमनिटी क्या करना था? बट ठीक है, निकल गए, अच्छी बात है। टॉपिक बताओ, शुक्र बनाओ। चलिए, अदर लॉज में क्या है? 30 नंबर के। 30 नंबर का मेरे पास क्या क्या है? पूछो पूछो, क्या है? पूछो पूछो। एक आया टॉपिक, बड़ा टेक्निकल टॉपिक कहलाता है ये फाइनल का। ओए होए, तोते उड़ाई रखता है बच्चों के वहां पे फाइनल में। नाम है जिसका फेमा। सर आर यू श्योर? फेमा? हां फेमा, क्योंकि आपने तो ऐड सुनी होगी, फेना ही लेना। ये फेना नहीं है, ये फेमा है। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। ये फाइनल से था भाई साहब, फाइनल का टॉपिक यहां डाला, और फाइनल में भी इसे टेक्निकल टॉपिक कहा जाता था। और आज हम क्या करने वाले हैं? कॉलर आप देख रहे होंगे, मेरे कॉलर नीचे नहीं है, मेरे कॉलर ऊपर है। और आपने किसी ने पूछा नहीं कॉलर ऊपर क्यों है? पूछो कि कॉलर ऊपर क्यों है? वो इसलिए कि जिसे फाइनल का सबसे टेक्निकल टॉपिक किया जाता था, कहा जाता था, आज हम वही टॉपिक पढ़ेंगे, फेमा। समझ आई बात? तभी कॉलर ऊपर है। चलो आप भी अपने कॉलर ऊपर कीजिए, कमाल हो गया। नीचे क्यों किए हुए? कॉलर ऊपर करो। तो आज हमारा पहला टॉपिक जो हम शुरू करेंगे, फेमा। फिलहाल उसके बाद
हमारे सिलेबस में और क्या है? हमारे सिलेबस में है जनरल क्लॉज एक्ट। अच्छा, जनरल क्लॉज एक्ट ये क्या है? इस एक्ट का क्या महत्व है? हाँ जी, हमको नोट करना है ये सब। हां, कर लो तो अच्छा है, कर लो तो अच्छा है, ना करो तो भी चलेगा, क्योंकि मैं एक बार दोबारा भी इसे करवाऊंगा अगस्त में। जब रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे आएंगे ना, तो उनके साथ भी एक बार ये वाला टॉपिक दोबारा कराऊंगा जो अभी मैं बता रहा हूं। फेमा सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि फेमा आप लोगों को मैं पहले ही खत्म करा दूंगा, ठीक है ना। फेमा लास्ट में होगा वहां पर, बट ये इंट्रोडक्शन वहां पे भी दूंगा, तो आपकी इच्छा है। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा, मेरी रिकमेंडेशन सुनो तो मैं कहूंगा कि हाँ लिखते रहो, जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखते रहो। बुक्स में क्या क्या मिलेगा? माधव अग्रवाल कहते हैं बुक्स में बेटा हर पेज पे 100 रुपए का नोट होगा। कुछ 2000 के नोट एक्स्ट्रा बचे थे, वो भी हर बुक में मैंने लगा दिए हैं। बुक्स में क्या क्या मिलेगा बताओ? सवाल सुनो, बुक्स में क्या क्या मिलेगा? अरे बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा, कंटेंट मिलेगा। अच्छा, आप ये तो नहीं पूछ रहे कि बुक्स में एमसीक्यू होंगे कि नहीं? एमसीक्यू होंगे ना, बताओ। कमाल होगी बात, जान मांगी होती। बुक्स में एमसीक्यू भी हैं, बुक्स में 500 के करीब केस स्टडीज हैं। ध्यान रखना, ध्यान रखना। कल मैं देख रहा था शर्मा सर ने भी ये बात बताई थी, आज मैं भी यही बात बताने जा रहा हूं। शर्मा सर ने भी कहा था कि अब इंटर के पेपर टेक्निकल आएंगे। अभी तक क्या होता था, लोग यूट्यूब पे खड़े हो जाते थे और कहते थे बच्चों पेपर के लिए एबीसी एनालिसिस करके जाना है, एबीसी एनालिसिस। तेल लेने गया एबीसी एनालिसिस। कई ऐसे भी हैं जो यूट्यूब पे आते हैं और कहते हैं चार्ट पढ़ा रहे हैं, बस चार्ट पढ़ के जाने हैं, ऐसी तैसी कराओ। अब ना चार्ट वाले चलेंगे ना केवल एबीसी वाले चलेंगे, ये दोनों नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने क्लियर कहा है, वो क्या, कि मुझे कॉन्सेप्चुअल इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए कॉन्सेप्ट की। यानी कि अगर कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं है तो बेटा लोटा उठाओ, अपने आसपास जो भी हरिद्वार की बस चल रही हो उसमें से चढ़ो और निकलो हरिद्वार की तरफ। क्यों? क्योंकि भैया जिनको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है उनके लिए सीए का एग्जाम ही नहीं है। तो जो इन डेप्थ, जो एबीसी एनालिसिस फाउंडेशन लेवल पे अपने टीचरों से सीख के आया, उन्हें हाथ जोड़ देना कि नहीं अब नहीं करनी। यूट्यूब पे बहुत टीचर मिलेंगे जो कहेंगे इंटर में भी एबीसी एनालिसिस करो, एबीसी में लगे रहते सुबह से शाम तक। नहीं करनी, ध्यान रखना, नहीं करनी। एबीसी एनालिसिस नहीं करना, कोई चार्ट बेस्ड स्टडी नहीं करनी। हमें हर चीज की इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, क्योंकि अब जो पेपर आएंगे मई 24 से, सीए इंस्टीट्यूट ने क्लियर कहा है कि मैं अब सीए की जो बाहर निकलने वाले हैं उनकी क्वालिटी काफी रिफाइन करना चाहता हूं। रिफाइन करने का मतलब है कि वो ऐसे हो जिन्हें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बड़ी सॉलिड हो। तो इसलिए केस स्टडी बेस्ड पेपर आएंगे। आपकी बुक और आपकी क्लासेस उसके लिए पूरी तरह से इक्विप्ड है। यहां 20 साल तक पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, वो सीए फाइनल को पढ़ाने का एक्सपीरियंस 20 साल को है, क्योंकि सीए इंटर और सीए फाइनल मैंने पढ़ाया हुआ है 20 साल तक। तो वही एक्सपीरियंस इन टॉपिक्स में आपके काम भी आएगा, और वही आपकी बुक के अंदर रिफ्लेक्ट भी है। कि जब मैं कहता हूं कि नियर अबाउट 500 केस स्टडीज हैं, तो वो 500 केस स्टडीज ऐसी हैं जिनमें से आप देखोगे कि कई बार एज इट इज पेपर में क्वेश्चन छपता है, एज इट इज क्वेश्चन छपते हैं उनके स्टडीज में से। चले, तो फिलहाल बाकी बातें तो और करते रहेंगे। फिलहाल सेकंड टॉपिक है जनरल क्लॉज एक्ट। अब ये जनरल क्लॉज एक्ट क्या होता है, इसके बारे में केवल एक लाइन कहूंगा, वो क्या, कि जिसका कोई नहीं उसका तो ये एक्ट है यारों। मतलब ये कि इस एक्ट की महानता ये है कि अगर किसी चीज का मतलब किसी एक्ट में भी ना लिखा हो तो फिर उस चीज का मतलब वो लिया जाता है जो जनरल क्लॉज एक्ट में लिखा हो। है जी, मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी एक्ट में ना कई जगह लिखा होता है वर्ड, कंपनीज एक्ट में ईयर साल। अब ईयर का मतलब क्या लूं? जैसे कंपनी एक्ट में एक सेक्शन लिखा हुआ है 173 सेक्शन है, उसमें लिखा है कि कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कम से कम 4 मीटिंग इन अ ईयर करेगी। 4 मीटिंग इन अ ईयर। हाँ, ईयर का मतलब है साल। हाँ, मगर साल मुझे पता है 2 होते हैं, बचपन से 11th की मैडम ने सिखाया है कि 2 साल होते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और एक होता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो मैं क्या लूं?
अब कंपनी लॉ ने केवल ईयर लिखा है, तो ईयर का मतलब क्या लूं? ये एक्ट कहता है ठहरो ठहरो, मैं हूं ना। अगर कंपनी एक्ट में कहीं पर भी किसी सेक्शन में ईयर का मतलब नहीं लिखा तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा ईयर का मतलब क्या है। जब मैं इस एक्ट के पास गया, मैंने कहा बताओ बताओ ईयर का मतलब क्या है, तो इसने कहा जब खाली वर्ड ईयर लिखा हो और कुछ ना लिखा हो तो ईयर का मतलब हमेशा कैलेंडर ईयर। वाह, तो इसका मतलब जो कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग इन अ ईयर, तो ईयर का मतलब हुआ कैलेंडर ईयर। वाह 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 वाह, ये किसको धन्यवाद दूं? इसको धन्यवाद दो। क्या नाम? जनरल क्लॉज एक्ट। समझ आई बात? अरे बोलो ना हां। इंक्रीज द वॉल्यूम प्लीज। मल्लू पंत, बेटा कसम से कह रहा हूं, अगर थोड़ा सा भी और चिल्लाया ना, घर तक वैसे ही आवाज आ जाएगी बिना माइक के। बताओ, अपने वहां से लैपटॉप से आवाज अप कर यार, यहां तो बहुत तेज हो रखी है। चलिए तीसरा है मेरे सिलेबस में स्टैच्यूट। है जी? हां, स्टैच्यूट। ये यहां आपको पता लगेगा कि किसी भी कानून को पढ़ते कैसे हैं। मतलब मैं एक लाइन आपके सामने कहने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा अनारकली डिस्को चली। क्या कहा मैंने? अनारकली डिस्को चली। अब इसे पढ़कर, इसे सुनकर आपको कैसे लगा? अच्छा, जो लड़के अंदर से भरे बैठे हैं लड़के, वो तो हो गए होंगे खुश, वाह वाह अनारकली डिस्को जा रही है। अरे सर हमें बताओ ना कहां जा रही है, हम भी जाना चाहेंगे। मगर जो होंगे इंटेलेक्चुअल, समझदार, वो क्या कहेंगे? अनारकली डिस्को चली। सर एक बात बताओ, ऐसे कौन से हालात रहे होंगे कि जिन्होंने मजबूर किया अनारकली को डिस्को जाने पर? क्या मन में ये विचार आया कि नहीं आया? आप बताओ कौन सी क्लास में आप आ रहे हो? इंटेलेक्चुअल क्लास में तो आई लिखना और ढक्कन वाली क्लास में तो डी लिखना। बोलो कौन सी क्लास में आप आ रहे हो? जो ढक्कन होंगे ये सोचेंगे कि ओह माय गॉड अनारकली डिस्को चली, चलो हम भी चलते हैं। और जो इंटेलेक्चुअल होंगे वो ये सोचेंगे कि भाई क्यों चली, घर में क्या परिस्थितियां पैदा हो गई थी कि आज अनारकली को डिस्को जाना पड़ा। वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने मजबूर किया अनारकली को डिस्को की राह पकड़ने को? बस वो परिस्थितियां कौन सी थी जिन्होंने ऐसा करने को मजबूर किया, ये बातें यहां स्टैच्यूट में पता लगती हैं। जब आपको पता लगता है कि कोई सेक्शन पढ़ रहे हो तो उस सेक्शन को क्यों लाया गया, वो ये आपको बताएगा, जिसका नाम है स्टैच्यूट। स्टैच्यूट बताता है कि किसी एक्ट का जन्म क्यों होता है, किसी कानून का जन्म क्यों होता है। वो स्टैच्यूट उसे पढ़ने का तरीका बताता है, उसे जानने का तरीका बताता है। तो ये भी आपके टॉपिक में है, ये भी आपके सिलेबस में है। तो ये है आपके अदर लॉज का टॉपिक, अदर लॉ का सिलेबस। मैं कह सकता हूं ये 3 टॉपिक्स हैं, तो ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग होंगे, ये 30 नंबर। और ये 70 मार्क्स के लिए इंस्टीट्यूट आपको गहराई में, गहराइयों तक गोते लगवाएगा, बहुत गहराइयों तक गोते लगवाएगा। तो 30 मार्क्स बहुत सुपर स्कोरिंग है, 70 मार्क्स बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज वाले हैं। परंतु कोई एबीसी एनालिसिस नहीं, कोई एबीसी एनालिसिस नहीं। 100% ध्यान रखना, सिलेबस की कवरेज करनी है, हर टॉपिक को कवर करना है। कुछ सिलेक्टिव स्टडी पोपली के यहां एक्सपेक्ट मत करना कि मैं कहूं कि ये टॉपिक छोड़ दे और ये टॉपिक कर ले, ऐसा नहीं होगा। 100% टॉपिक को, उसकी ड्यू वेटेज, उसकी इंपॉर्टेंट, उसको बिल्कुल गहराइयों तक ही लेके जाया जाएगा। ठीक हो गई इतनी बात? चले अब हम आते हैं कॉर्पोरेट लॉ के ऊपर। कॉर्पोरेट लॉ से पहले मैं कुछ और चीजें आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। आपने सुना होगा फाउंडेशन के अंदर सेक्शंस, सुना होगा। सेक्शन 2 क्लॉज एच इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन बताता है, ये सब आपने सुना होगा। अब सवाल उठा कि ये सेक्शन को पढ़ते कैसे हैं। पहली बात, कुछ बेसिक सी बातें कर लेता हूं। हाउ टू रीड, लिख लेना मेरे साथ, एनी सेक्शन। किसी भी सेक्शन को कैसे रीड किया जाता है, किसी भी सेक्शन को कैसे रीड किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। जैसे मैं एक सेक्शन लिखने जा रहा हूं, सेक्शन 274(1)G
ट्रिपल आई H3। अब इसे पढ़ के बताइएगा कि इसे कैसे पढ़ा जाएगा। लो जी, इसे हम कहते हैं सेक्शन। मेन सेक्शन कौन सा है? 274। जो पहला ब्रैकेट आता है वो कहलाता है सब सेक्शन। क्या कहलाया? सब सेक्शन। उसके बाद जो अगला ब्रैकेट आया वो कहलाता है क्लॉज। अगला ब्रैकेट क्लॉज कहलाता है। उससे अगला ब्रैकेट कहलाता है सब क्लॉज। ठीक हो गई थी बात? फिर उसके बाद अगला पैरा कहलाता है पैरा, फिर सब पैरा। लो जी सर, हमारी जिंदगी तो झंड हो जाएगी। इतना सारा पढ़ेंगे हम, इतना लंबा सेक्शन याद करेंगे। कहीं जी का एच और एच का जी कर दिया तो हो गया कांड? हाँ बिल्कुल हो गया। मगर आपके लिए अच्छी खबर यह है कि सीए इंस्टीट्यूट कहता है कि बस आपको सेक्शन नंबर याद रखना है, मतलब इतना याद रखना है। आपको तो सबसेक्शन भी याद नहीं करना। मगर कुछ एक जगह मैं आपसे कुछ आपको सबसेक्शन जरूर याद करवाऊंगा, क्योंकि वहां बहुत जरूरी होगा सबसेक्शन लिखना। वो सबसेक्शन लिखने से उसका इंप्रेशन अच्छा डालेगा, तो वो मैं खुद ही बताता जाऊंगा। आप जो भी लिखेंगे अपनी बुक में लिखेंगे, आपका 80% नोटिंग आपकी बुक के अंदर ही रहेगा। और सॉरी, जो भी लिखेंगे कॉपीज में लिखेंगे, आपका 80% नोटिंग आपका कॉपीज के अंदर होगा। केवल 20% पोर्शन के लिए हम आपकी बुक के कुछ चैप्टर्स लिखेंगे, कुछ चैप्टर्स देखेंगे। ठीक है, तो अगेन इस सेक्शन को अब मेरे साथ पढ़ना। एक बार, दो बार पढ़ेंगे। पहले एक बार मेरे साथ धीरे धीरे पढ़ो। बोलो सेक्शन 274। बोलो बोलो मेरे साथ, वहां बोलो बोलो, कोई बात नहीं, मम्मी सुन रही होगी, क्या दिक्कत है, सुनने दो मम्मी को भी। सेक्शन 274 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी सब क्लॉज। अब आप सब क्लॉज को कई पुकारेंगे, 3 नहीं पुकारना। जब भी रोमन्स में आए कुछ भी तो उसको हमेशा कहना ट्रिपल आई, आई डबल आई, ट्रिपल आई, आई वी, वी आई, वी डबल आई, वी ट्रिपल आई एक्स, एक्स। बस हमेशा ऐसे पुकारना। क्योंकि दिक्कत यह है कि अगर आपने सब क्लॉज को 3 पुकारा और गलती से वहां पेपर में कभी आप 3 लिखाएं या यूज आप 3 करें किसी को दिखाने के लिए, तो वो गलत इंप्रेशन डालता है। क्योंकि 3 सेक्शन 274 1G3 कुछ है ही नहीं, ट्रिपल आई है। तो इसलिए ऐसे ही पुकारो ना जैसा वो है, ट्रिपल आई। ठीक है, तो एक बार दोबारा शुरू करते हैं। बोलो सेक्शन 274 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर जी सब क्लॉज नंबर ट्रिपल आई पैरा नंबर एच। अब ये एच कौन सा है? कैपिटल वाला। तो हमेशा इसे कैसे कहते हैं? पैरा नंबर कैपिटल एच, पैरा नंबर कैपिटल एच। और सब पैरा नंबर 3, सब पैरा नंबर 3। क्लियर हो गई इतनी बात? अब एक बार हम मिलके पढ़ेंगे। चलिए बोलो मेरे साथ। सेक्शन 274 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर जी या क्लॉज जी सब क्लॉज ट्रिपल आई पैरा कैपिटल एच सब पैरा 3। मैं साथ में यह बता दूं कि आपके सिलेबस में बस इतने तक ही है, इससे आगे आपने नहीं पढ़ना। तो सवाल उठा, सर आपने क्यों बताया? भाई साहब, अब स्टाइल मारना भी तो कोई चीज होती है कि नहीं? मैं स्टाइल ना मारूं पहली क्लास में, मैं ये ना बताऊं कि मुझे ये पता है। बताओ, मुझसे पहले अगर किसी और ने कुछ बता दिया तो कल तक को तुम यही कहोगे ना, पोपली ने नहीं बताया था, तो फिर झंड होगी कि नहीं मेरी? तो इसलिए बताना पड़ा। चले, अच्छा तो एक बात पक्की है कि सेक्शन के बाद सबसेक्शन, सबसेक्शन के बाद क्लॉज, क्लॉज के बाद सब क्लॉज, सब क्लॉज के बाद पैरा, पैरा के बाद सब पैरा। ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जब क्लॉज पहले आ जाता है और सबसेक्शन आता ही नहीं है। हैं जी, ये कैसे? हां देखते हैं ना। चले, ये लिख लिया।
एक तो तुम हां नहीं बोल रहे, बोलो ना हां। लिख लिया तो बोलो ना हां। लिख लिया? चलो जी, अब मैं कुछ सेक्शन आपके सामने लिखने जा रहा हूं। सेक्शन, ये भी सेक्शंस देख लो। पहले मैं कैसे लिख रहा हूं, मेरे साथ लिखना। 2 सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट, लो जी। सेक्शन 268, सेक्शन 218, सेक्शन 291। फिर यहां पर लिखिएगा सेक्शन 96(1), सेक्शन 96(2), सेक्शन 96(3। ठीक हो गई इतनी बात? अब लिखिएगा, आगे लिखिएगा सेक्शन 2 ब्रैकेट में 68, यहां पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन दी होती है। फिर है सेक्शन 218, ये बताता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है। ओके। फिर सेक्शन 291 ये बताता है टर्नओवर, मतलब सेल्स का मतलब क्या है कंपनीज में। अच्छा, अब आइए दूसरी तरफ। 96(1) ये बताता है मीटिंग ऑफ कंपनी कब होगी। अच्छा, 96(2) ये बताता है मीटिंग ऑफ कंपनी क्यों होगी। 96(3) ये बताता है मीटिंग ऑफ कंपनी कहां होगी। ओहो, लिखने के बाद जरा हां का मैसेज दे दो, डन का मैसेज दे दो। लिखने के बाद चलिए, अब लेफ्ट हैंड साइड वाले सेक्शंस पढ़ना। इन सब सेक्शंस में जो ये पहला ब्रैकेट है, दिस इज कॉल्ड एज क्लॉज। तो इसे मैं कैसे पुकारूंगा? आपकी सुंदरता का राज क्या है? बेटा, मैं ब्यूटी पार्लर अपने घर पे ही खोल रखा है और ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी मैंने खुद ही किया हुआ है। यह सुंदरता का राज है। नालायक, यहां ध्यान दे, बता कैसा लौंडा है ये, भरा पड़ा है अंदर से। हे भगवान, शिव 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 शिव, कैसा कैसा समय आ गया है। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं वाला टाइम बना रखा है नालायकों ने। चलिए, सेक्शन 2 पहला पुकारो। पहला क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 68। दूसरा पुकारो सेक्शन 2 क्लॉज 18। तीसरा पुकारो सेक्शन 2 क्लॉज 91। अच्छा, तो इन्हें क्लॉज पुकारा जाएगा। हां, अभी हमने क्या पुकारा? सब सेक्शन सीखा, पर अब मैं पढ़ रहा हूं क्लॉज। ऐसा क्यों? वही तो रहस्य बताना है। इसे क्या पढ़ोगे? 96 सबसेक्शन 1, 96 सबसेक्शन 2, 96 सबसेक्शन 3। तो इसे सबसेक्शन पढ़ा जा रहा है। हां, सवाल उठा, सर क्या लॉ का कोई दीन मजहब है कि नहीं? मैंने कहा है ना। तो फिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि एक सबसेक्शन है, एक क्लॉज है? ऐसा इसलिए क्योंकि अब 96 वाले को पढ़ना। 96(1) क्या कहता है कि मीटिंग ऑफ कंपनी कब होगी। 96(2) कहता है मीटिंग ऑफ कंपनी क्यों होगी। 96(3) कहता है मीटिंग ऑफ कंपनी कहां होगी। क्या मैं कह सकता हूं कि आपस में कनेक्शन है? हां हां हां, कनेक्शन है। अच्छा, कनेक्शन कैसे है भाई? तीनों में जो मुद्दा है चर्चा का, वो केवल एक ही है।
मुद्दा केवल चर्चा का एक ही है, वो क्या? मीटिंग ऑफ कंपनी, यानी कि एक ही मुद्दे पर चर्चा हो रही है, एक ही मुद्दे पर। से फॉर एग्जाम्पल, एक कहता है पोपली, क्या बैटिंग करता है भाई साहब। अच्छा मैं आपको बता दूं अपने बारे में, शायद मैंने बताया नहीं ना, मैं बता दूं। आई यूज्ड टू बी एन ओपनिंग बैट्समैन प्लस विकेट कीपर प्लस कैप्टन ऑफ माई स्कूल क्रिकेट टीम। मैं आपके अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा आपको, और बाकी तो और बहुत किस्से हैं मेरी बैटिंग के, मगर मैं एक आगे जैसे जैसे क्लासेस में चलेंगे आपको एक बात बताऊंगा कि एक बार जब फाइनल का मैच हुआ था और वहाँ हमारी टीम को जब 4 बॉलों पे 4 छक्कों की ज़रूरत थी, तब मैंने उतर के जो किया था मैं आपको बताऊंगा, आगे चल के ये कथाएं सुनाऊंगा। बट फिलहाल अगर आपको कहे कोई पोपली के बाल बहुत लंबे हैं, पोपली एक बेहतरीन बैट्समैन है, पोपली स्विमिंग बहुत अच्छी करता है, पोपली मैं कहता हूं जिम में क्या दौड़ता है, यानी कि चर्चा का मुद्दा तो एक ही चल रहा है ना, पोपली पोपली पोपली। तो इन चारों में क्या यूज होगा? सबसेक्शन। सबसेक्शन 1 पोपली के लंबे लंबे बाल, सबसेक्शन 2 पोपली की बैटिंग। ऐसे यहां पे हो रहा है। मीटिंग ऑफ कंपनी कब? मीटिंग ऑफ कंपनी क्यों? मीटिंग ऑफ कंपनी कहां? जब जब चर्चा का मुद्दा एक हो, यानी कि एक ही मुद्दे पर चर्चा हो रही हो। कनेक्ट, इसे कहते हैं आपस में कनेक्शन है। और जब जब कनेक्शन होगा, जब जब कनेक्शन होगा, तब तब पहला ब्रैकेट कहलाता है सबसेक्शन, यानी कि सिंस दे आर कनेक्टेड, दस पहला जो ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट, इट बिकम सबसेक्शन। तो ये पहला ब्रैकेट सबसेक्शन कहलाता है, पहला ब्रैकेट सबसेक्शन कहलाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब आइएगा वहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपस में कहीं कोई कनेक्शन नजर आ रहा है आपको? देखना, कहीं कोई कनेक्शन नजर आ रहा है ना। एक कहता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होगी, फिर कहता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होगा, फिर आगे कहता है टर्नओवर का मतलब क्या होता है। अरे भाई कहीं दूर दूर तक आपस में कनेक्शन नहीं है, दूर दूर तक कहीं आपस में कनेक्शन नहीं है। एक क्वेरी आई है, अच्छा एक मैसेज आया है, हेलो सर। अच्छा ये प्रवीण सर हैं, मतलब सर अगर आप हो तो मुझे थोड़ा शक है कि आप ही हो या कोई और है स्टूडेंट। कंफर्म करो सर कि आप हो। प्रवीण सर का मैसेज आया है, वो कह रहे हैं वो भी हेलो का मैसेज भेज रहे हैं। सर पहले कंफर्म करो कि आप ही हो। चलिए कोई ऐसा सबूत दो कि बच्चे भी पहचान सके कि आप हो, कोई ऐसा सबूत दो सर। अच्छा सर ने सबूत दे दिया है, सर ने सबूत दे दिया है। वो कह रहे हैं कि कल शाम को आपसे बात हुई थी, तो इसका मतलब सर ही है। अच्छा इसका मतलब सर ही है। ओके सर, नमस्कार। नमस्कार सर। भाई मैं सर के बारे में कहूंगा कि सर मेरे भी गुरु हैं, आपके भी गुरु हैं, मेरे भी गुरु हैं। मैं भी सर का ही शिष्य हूं, और आज मैं जहां हूं बस सर की कृपा से ही हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। ये सौभाग्य है सर मेरा। चलो जी, अब लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हाँ जी, राधे राधे सर को, राधे राधे। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड वाला देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड पहला ब्रैकेट, मैंने कहा क्या कहीं आपस में कहीं भी कनेक्शन नजर आ रहा है? नहीं, कहीं भी कोई भी कनेक्शन नजर नहीं आ रहा है, कहीं भी कोई भी कनेक्शन नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो पहला ब्रैकेट है वो कहलाएगा क्लॉज।
तो इसे क्या पुकारेंगे? सेक्शन 2 क्लॉज 68, सेक्शन 2 क्लॉज 18, सेक्शन 2 क्लॉज 91। अरे बोलो ना। हां, तो यानी कि सिंस दे आर नॉट कनेक्टेड, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, दस तो जो पहला ब्रैकेट है इट बिकम क्लॉज। तो पहला ब्रैकेट क्लॉज कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है। देखो, तुमसे पहले तो शर्मा सर हां बोल रहे हैं, बताओ। तो पहला ब्रैकेट क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है। अच्छा सर, एक बात सुनो, अब हमें कैसे पता लगेगा कि कहां पर कनेक्शन है और कहां पर कनेक्शन नहीं है? इसके लिए तो एक ही चीज हो सकती है सर, कि क्या हम मतलब क्या कोई ज्योतिष का कोर्स करके आए जिससे हमें पता लग सके कि कनेक्शन है या नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। हमने थोड़ा ना घर के बाहर बोर्ड लगाना है, ग्रह क्लेश सोतन से छुटकारा। हमने थोड़ा ना घर पे बोर्ड लगाना है जो ये कोर्स करने पड़ेंगे हमें। नहीं, ये तो बड़ा आसान है। अच्छा, कैसे आसान है? बड़ी सीधी सी बात है भाई। लॉ कहता है, जब भी लॉ मेकर लॉ बनाते हैं, अच्छा ये लॉ मेकर होते कौन है? फाउंडेशन से सुनते आ रहे होंगे। जब भी लॉ मेकर लॉ बनाते हैं, ये कौन होते हैं अभी बात करेंगे, अगला चर्चा का मुद्दा वही है। जब भी लॉ मेकर लॉ बनाते हैं तो ध्यान रखना, आपस में जितनी कनेक्टेड चीजें होती हैं, आपस में जितनी जुड़ी हुई चीजें होती हैं, सबको एक ही सेक्शन के अंदर डालते जाते हैं। इसलिए हर सेक्शन को हम सब सेक्शन के साथ ही पुकारते हैं, सेक्शन ये सब सेक्शन वो, हर सेक्शन को। परंतु एक सेक्शन इसकी एक्सेप्शन बनता है, वो है वो सेक्शन जिसमें डेफिनेशंस आती हैं। ध्यान रखना, नॉर्मली हर एक एक्ट में जो डेफिनेशंस होती हैं, परिभाषाएं, वो सेक्शन 2 के अंदर आती हैं। और सेक्शन 2 में हर डेफिनेशन अलग अलग चीज की होती है, अलग अलग चीज की। फॉर एग्जांपल सेक्शन 2 ब्रैकेट में 68 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बता रहा है कि ये कौन है, मतलब डेफिनेशन बता रहा है। सेक्शन 2 क्लॉज 91 टर्नओवर की डेफिनेशन बता रहा है, क्योंकि हमेशा सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस आती हैं और डेफिनेशन हर चीज की अलग अलग होती हैं। इसलिए डेफिनेशन वाले सेक्शन के अंदर कोई कनेक्शन नहीं होता और डेफिनेशन वाले सेक्शन को हमेशा क्लॉज के नाम से पुकारा जाता है। तो एक बात क्लियर हो गई, जब भी किसी एक्ट में सेक्शन आएगा तो सेक्शन के साथ वैसे तो हमेशा सब सेक्शन पुकारा जाएगा, परंतु जब भी डेफिनेशन वाला सेक्शन आएगा तो डेफिनेशन वाले सेक्शन में क्लॉज पहले आएगा। इतनी बात क्लियर? तो अब तो आई थिंक कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डेफिनेशन वाले सेक्शन को छोड़ दो, बाकी पूरे एक्ट के अंदर क्या पुकारा जाएगा? सब सेक्शन। क्या पुकारा जाएगा? सब सेक्शन। इतनी बात क्लियर? भाई शर्मा सर का एक मैसेज आया है, शर्मा सर का एक मैसेज आया है, वो कह रहे हैं कि आज के बाद उन्हें पूरे बैच में ताऊ चाचा के नाम से पुकारना है। क्या पुकारना है? ताऊ चाचा। अच्छा, तो ताऊ चाचा मतलब आदि भी अनंत भी, ऊपर से नीचे तक ताऊ भी, नीचे वाले चाचा जी भी। ओके, कुछ कॉन्सेप्ट जरूर है। हाँ जी, तो अब सर मैंने क्या पुकारना है, ताऊ जी या चाचा जी? मेरे तो ताऊ जी हैं। अच्छा, मैंने क्या कहना है सर, ताऊ जी या चाचा जी? तो आगे बढ़िएगा। अच्छा, मेरे चाचा जी कहना, ठीक है चाचा जी। चलो जी, तो पहला ब्रैकेट क्या कहलाया? क्लॉज। कब? जब जब डेफिनेशन होगा, और डेफिनेशन के अलावा हमेशा क्या कहलाएगा? सब सेक्शन कहलाएगा। यहां तक क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ सकते हैं, चले। अब हुआ क्या, यहां तक भी लिख लिया होगा आपने। अब आगे सुनिएगा, हुआ क्या कि मान लीजिए ये मैं हूं, ये है नोरा। अच्छा, मैंने नोरा से कहा बाय बाय सर, थैंक यू थैंक्स अ लॉट सर। हाँ जी,
मैंने नोरा से कहा कि हे नोरा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। और भाई साहब, ये जैसे ही मेरी बात सुनी, नोरा पागल हो गई कि भाई बैठे बिठाए उसे पोपली मिल रहा है, उसे क्या चाहिए। वो पागल हो गई, उसने कहा हाँ हाँ पोपली, तुम भी मुझे स्वीकार हो। लो जी, फाउंडेशन की मैडम सिखाती थी, इसे ही तो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फाउंडेशन की मैडम सिखाती थी ना कि यही तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैंने कहा नोरा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। उसने भी कहा पोपली, तुम मुझे स्वीकार हो। यानी कि आग दोनों तरफ लगी हुई है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? द आंसर इज हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, अब हुआ क्या? शादी वाला दिन था, नोरा शादी के जोड़े में तैयार बैठी थी। मैंने कॉल करके कहा, मैंने कहा सॉरी नोरा, मैं आ नहीं पाऊंगा। सॉरी नोरा, मैं आ नहीं पाऊंगा। क्या मैं कह सकता हूं यहां चोट लगी होगी? क्या यहां चोट लगी होगी? हां। तो अब नोरा क्या करेगी? नोरा जाएगी कोर्ट में केस करेगी। केस का नाम नोरा वर्सेस अमित पोपली। ओके, इसका मतलब नोरा वर्सेस अमित पोपली का मतलब नोरा ने केस किया है। किसके ऊपर? अमित पोपली के ऊपर। जो केस कर रहा है उसका नाम पहले आता है और उसको अपन लोग पुकारते हैं प्लेंटिफ के नाम से। क्या कहते हैं? प्लेंटिफ। ओके, प्लेंटिफ। और जिस पार्टी का नाम बाद में आता है, जिस व्यक्ति का नाम बाद में आता है, उसे कहते हैं रिस्पोंडेंट। क्या कहते हैं? रिस्पोंडेंट। ओके, अब प्लेंटिफ को एक और नाम से भी पुकारा जाता है आजकल। आजकल इसे एक और नाम भी दे दिया गया है, एप्लीकेंट। रियल लाइफ में ना, प्रैक्टिकल लाइफ में इसे एप्लीकेंट भी कहा जाता है। हम बड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में भी टच करके चलेंगे, चिंता मत करो। इनफैक्ट मैं आप सबका एक डीमैट अकाउंट भी खुलवाऊंगा। डीमैट अकाउंट जिसमें आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। इनफैक्ट हम गेम्स खेलेंगे। एक गेम्स की वेबसाइट बनी हुई है, वहां मैं आपका डीमैट अकाउंट भी खुलवाऊंगा और आपसे शेयर कैसे लेते हैं ये भी सिखाऊंगा कि शेयर कैसे खरीदा जाता है। खरीदने बेचने ये सब सिखाऊंगा क्लास के अंदर। चलिए, क्यों? क्योंकि इन चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हाँ, आजकल की ना इंडस्ट्री की डिमांड बहुत हो गई है। एक जमाना था हमारे टाइम पे, केवल पढ़ लिख के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के जो जाते थे उन्हें इंडस्ट्री एक्सेप्ट कर लेती थी, क्योंकि आते ही बड़े कम थे। परंतु आज के जमाने में एक्स्ट्रा फैक्टर मांगा जाता है। एक्स्ट्रा फैक्टर कि भैया देख, सीए तो बहुत हैं, मुझे ये बता कि तेरे में एक्स्ट्रा क्या है। तो वो एक्स्ट्रा चीजें कई हो सकती हैं, लाइक कम्युनिकेशन स्किल, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो। लाइक आपकी कोई एक्स्ट्रा स्किल, लाइक शेयर मार्केट का ज्ञान आपको अद्भुत हो। ऐसी स्किल्स, लाइक आपको कॉर्पोरेट की नॉलेज बहुत अद्भुत हो। तो ये जो कॉर्पोरेट की नॉलेज है, ये मैं आपको रेगुलर देता रहूंगा। हर दूसरे या तीसरे दिन आप YouTube पे मेरे साथ मिलेंगे, जहां मैं आपको कॉर्पोरेट का ज्ञान देता रहूंगा। मेरी सीरीज चलती है बहुत ज्यादा, जहां पे आपको रियल वर्ल्ड का ज्ञान देके आपके लॉ के साथ उसे कनेक्ट कराता रहूंगा। तो ऐसा ज्ञानबाजी चलती रहेगी। और शेयर्स का ज्ञान तो क्लास के अंदर ही दिखाऊंगा। ये क्योंकि देखो, खाली पढ़ लिख के लॉ के रट्टे मार के अगर बाहर निकल गए तो कोई फायदा नहीं है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। तो वो पूरी नॉलेज यहां पे क्लासेस के अंदर मिलती रहेगी। चलिए, फिलहाल नोरा को मैं प्लेंटिफ कह सकता हूं या एप्लीकेंट भी कह सकता हूं। अमित पोपली कौन है? रिस्पोंडेंट है। इसको एक और नाम डिफेंडेंट भी कह सकता हूं, डिफेंडेंट। तो आप किसी भी नाम से इसे पुकार सकते हैं, किसी भी नाम से। अमित चौहान कह रहे हैं आप मेरा रिप्लाई नहीं कर रहे। अमित जी लिखो फटाफट वहां। कमाल हो गई, बताओ, जान मांगी होती। चलिए, हाँ जी, तो एक हुआ प्लेंटिफ और एक हुआ रिस्पोंडेंट। अब होगा क्या? आप अगर अपनी इनकम टैक्स की स्टडी मटेरियल उठाओगे या आप अपना लॉ का स्टडी मटेरियल भी उठाओगे, तो उसमें कैसे लिखा जाता है पता है? एल्डाइन को कैसे ज्वाइन करें बेटा, वो ऊपर देखो, वो दिया हुआ है, उन्होंने लिंक दिया हुआ है, एक उन्होंने दिया हुआ है, वेबसाइट पे विजिट करो, एल्डाइन की वेबसाइट पे। ठीक है ना? चले, अब सुनना।
मैंने कहा एक एप्लीकेंट है एक डिफेंडेंट है। ओके, अब मैंने कहा कि एक एप्लीकेंट है एक डिफेंडेंट है। अब आपके स्टडी मटेरियल में केस लॉ को कैसे लिखा जाएगा देखना, राम वर्सेस श्याम 191 CLB 2023, यहां पे डाल देना 70 भी डाल देना, SC, मैं इसे दोबारा लिख देता हूं, CLB 70 2023 SC। ओके, आपके स्टडी मटेरियल में चाहे इनकम टैक्स का स्टडी मटेरियल हो या लॉ का स्टडी मटेरियल हो, किसी भी केस को ना ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। सवाल उठा सर हम इतना सारा याद करेंगे? नहीं, हम इतना सारा याद करेंगे? नहीं 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 नहीं। अगेन आप ध्यान रखना, अगेन आपको केवल इतना याद रखना है, राम वर्सेस श्याम मतलब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का नाम। आपको ये सारे बाकी कोडवर्ड याद नहीं रखने हैं। बट सर ये तो पता लगे कि कोडवर्ड होते क्या है। हाँ, इनका मतलब मैं जरूर बताऊंगा कि कोडवर्ड क्या होते हैं। देखो जी, इसका मतलब होता है कि ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। ओके, इसका ना मतलब होता है कि ये वो लीगल मैगजीन थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पहली बार छपा है। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सबसे पहले इस लीगल मैगजीन में छपा। सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन 2023 में दिया था, ईयर ऑफ जजमेंट, ईयर ऑफ जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन CLB नाम की, सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन 2023 में दिया जो कि CLB नाम की लीगल मैगजीन के अंदर छपा। ओके ओके, उसके बाद यह डिसीजन इस लीगल मैगजीन के पेज नंबर 191 पे छपा, पेज नंबर 191 पे छपा, और इस लीगल मैगजीन के वॉल्यूम नंबर 70 में छपा था। वॉल्यूम नंबर क्या होता है? वॉल्यूम नंबर का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी बुक पब्लिश की, मैंने कहा जी हर महीने मेरी एक मैगजीन निकलेगी, हर महीने। तो जो जनवरी की मैगजीन है वॉल्यूम नंबर 1, फरवरी की मैगजीन नंबर 2, मार्च की वॉल्यूम नंबर 3, अप्रैल की वॉल्यूम नंबर 4, तो इसे वॉल्यूम नंबर 70 मतलब इस मैगजीन के 70वें वॉल्यूम के पेज नंबर 191 पर सुप्रीम कोर्ट का 2023 का जजमेंट छपा है, राम वर्सेस श्याम का। ओ माय गॉड, इसे कहा जाता है पूरे के पूरे को, केस को लिखने का तरीका, इसे इंग्लिश में कहते हैं मोड ऑफ साइटेशन। क्या कहते हैं? मोड ऑफ साइटेशन। किस चीज की क्लास है ये क्वेरी आती है यूट्यूब पे। ये कई कलाकार ना, ये देखो, ये वो क्लास है जो यूट्यूब पे ना भटक रही होती है, सारे दरवाजे खटखटा रही होती है। हाँ जी, कौन है घर पे जी? अब ऐसे ही यहां भटकते हुए कोई आ गया है कि किस चीज की क्लास चल रही है। बेटा ये शेरो शायरी की क्लास है। मैं शायर पोपली आज शायरी का पहला चैप्टर लेने जा रहा हूं, चले आगे। बताओ, ऐसे कई भटकती आत्माएं इधर से उधर भटकती रहती है यूट्यूब पे। ये किस चीज की क्लास चल रही है जरा बताएंगे आप हमें? चलिए, तो इसे क्या कहा जाता है? मोड ऑफ साइटेशन। अमित चौहान, यार कसम से अमित चौहान की क्वेरी क्यों नहीं आ रही, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। वो बिल्कुल उसका बस इतना ही पोर्शन आना है कि क्वेरी का रिप्लाई करो। किसका रिप्लाई करूं मैं? क्वेरी तो दे यार। चलिए तो दोबारा बोलिएगा, ये है प्लेंटिफ, ये है रिस्पोंडेंट। अमित चौहान जी दोबारा क्वेरी भेजो। आप एक काम करो, एल्डाइन के ऐप पे भेजो दोबारा क्वेरी। तीन चार सेंटर ने रिप्लाई दिया इस पे। चलो जी,
अमित जी आपकी क्वेरी का रिप्लाई हो चुका है, 3-4 बार हो चुका है। मुझे अभी पता लगा 3-4 बार हो चुका है। आप शायद क्वेरी लिख रहे हो मगर जवाब नहीं देख रहे हो शायद। देखो बेटा जवाब देखो ना। चले आदर्श बेटा, आप एल्डाइन की वेबसाइट पे जा सकते हो, वहां पे पता लग जाएगा आपको। अच्छा, मैं चाहता हूं कि आप ही लॉ पढ़ाएं इन फाउंडेशन। अच्छा बेटा, आ रहा हूं, फाउंडेशन में भी आऊंगा, चिंता मत करो। पहले अभी इंटर पे करने दो, पहले अभी इंटर करें, फिर फाउंडेशन में भी पक्का आऊंगा। चलिए अब सुनिएगा। तो इस पूरे को अपन लोग क्या कहते हैं, मोड ऑफ साइटेशन का नाम देते हैं। क्या? मोड ऑफ साइटेशन। सवाल उठा सर क्या मुझे ये सारा याद करना है? अगर याद करना है सारा सर, तो मेरी तो जिंदगी झंड हो जाएगी। सर ऐसा मत बोलना कि सारा याद करना है। अरे मैंने कहा, किसने कहा तुम्हें कि सारा याद करना है? तुम्हें बस इतना सा पोर्शन याद करना है। कितना सा? बस इतना सा पोर्शन याद रखना है, जैसे राम वर्सेस श्याम, बस। और कुछ भी तुम्हें ध्यान नहीं रखना है, कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। इतनी बात क्लियर? तुम्हें केवल और केवल बस इसको ध्यान रखना है, राम वर्सेस श्याम को, बस। क्लियर हो गई इतनी बात? एक बार बोलो ना हाँ। एक तो तुम हाँ नहीं बोलते ना, बोलो ना हाँ। चलिए अब एक और चीज पे आते हैं। एक और चीज देखिएगा, आप एक चीज पे गौर करना। जब मैंने आपका सिलेबस आपसे डिस्कस किया तो मैंने कहा मैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कराऊंगा। अच्छा, यहां पर मैं आपको जनरल क्लॉज एक्ट कराऊंगा, ओके। पर जैसे ही मैं आया लेफ्ट हैंड साइड पे, मैंने कहा कॉर्पोरेट लॉज कराऊंगा और एलएलपी के भी लॉज कराऊंगा। ओ भाई ये क्या? लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है उसमें मैं लॉ करा रहा हूं और राइट हैंड साइड पर मैं एक्ट करा रहा हूं। तो क्या दोनों में फर्क है? हां, लॉ और एक्ट में फर्क होता है। आप कलकत्ता में ऑफलाइन ले रहे हो? नहीं बेटा, मैं एल्डाइन में हूं और एल्डाइन में ऑनलाइन ले रहा हूं। तो मैं बताओ, मैं हर जगह हूं, मैं पूरे भारतवर्ष में हूं, चिंता मत करो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज कहूंगा अभी आपको टेस्ट के बारे में। अब मैं टेस्ट के बारे में भी थोड़ा बता रहा हूं। सवाल उठा अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम, इनकम टैक्स, इन सारे सब्जेक्ट की एक खास बात है जिसकी वजह से ये बच्चे को खास आकर्षित करते हैं। वो क्या? अकाउंट्स में बैलेंस शीट मिलती है, कॉस्टिंग में आंसर मैच होते हैं, इनकम टैक्स में आपकी आंसर मैच हो रहा होता है बुक से या क्वेश्चन से, ऐसे ही एफएम के अंदर भी। पर लॉ के अंदर तो लॉ लिखना पड़ता है। पुनीत सिंगल जी बड़ी जल्दी, लॉ के अंदर तो लॉ लिखना पड़ता है, और जब लिखना पड़ता है तो हमें कैसे पता कि आंसर मैच हो रहा है कि नहीं? और फिर लिखने में जो फाउंडेशन में आपने देखा होगा जो दिक्कत आती है, लगता है क्वेश्चन पढ़ के कि आता तो सब कुछ है मगर लिखूं क्या ये समझ नहीं आता। बोलो सबको ये दिक्कत आई थी कि नहीं? भाई साहब, इस समस्या का समाधान भी है। वो क्या? वो है हमारी बेहतरीन टेस्ट सीरीज, जो मैं कह सकता हूं कि मैं गर्व से कह सकता हूं, मैं मतलब अपना कॉलर दोबारा ऊपर कर सकता हूं, जिसके कारण, और मैं ये विश्वास दिला सकता हूं कि इससे बेहतर टेस्ट सीरीज हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जितने भी टेस्ट ये पोपली लेगा उन सबका एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा और सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे। आपका 100 मार्क्स में से 30 नंबर एमसीक्यू है। वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस तो होगी मगर 70 मार्क्स क्यों छोड़ दूं? तो इसलिए उस 70 मार्क्स के लिए सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे और सब्जेक्टिव टेस्ट में आपकी रिपोर्ट कार्ड बनेगी। रिपोर्ट कार्ड, यस, रिपोर्ट कार्ड, जो आपके साथ शेयर की जाएगी। फॉर एग्जांपल टेस्ट नंबर 2 में आपको यह बताया जाएगा कि टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 के बीच में आपकी इंप्रूवमेंट में कहां पर क्या फर्क आया है। तो ऐसे ही इस मिला के पूरे सिलेबस खत्म होते होते हमारे कम से कम 5 टेस्ट जरूर होंगे, और सिलेबस खत्म होने के बाद भी हमारी अगली 5 टेस्ट की वो सीरीज शुरू हो जाएगी, जो कि मार्केट में जो नए बच्चे होंगे उनके लिए चार्जेबल होगी, परंतु आपको कभी कोई चार्ज उसके लिए नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आप आज ही पोपली के स्टूडेंट बन गए हो। तो इसलिए टोटल 10 टेस्ट आपके सब्जेक्टिव होंगे। अगर आप सारे ना दे पाओ, कम से कम भी 4, ध्यान रखना, कम से कम 40% टेस्ट आपने जरूर देने हैं, बस ये मान के चलना, कसम खा लो ये।
क्योंकि यहां पर टारगेट बस एक ही है, वो क्या है, 60 क्रॉस करना है। 60 ये हमारा लैंडमार्क है, बेस लाइन है 60, इसे क्रॉस करना है, इसे टापना है। 40-50 नंबर के लिए कोचिंग की भी जरूरत नहीं होती, वो तो खुद घर पढ़ के आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, कैसे आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, कैसे मेरे पास आएंगे, सब कुछ प्रोसीजर में आगे चल के बताऊंगा, और कैसे चेक होंगे, कैसे रिपोर्ट कार्ड्स के फॉर्मेट कैसे होंगे, सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो मैं एक चीज पे आ रहा था, मैंने कहा जी एक चीज, लेफ्ट हैंड साइड पे मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूं और राइट हैंड साइड पे मैं आपको एक्ट पढ़ा रहा हूं, तो क्या लॉ और एक्ट में फर्क होता है? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। क्लियर हो गई इतनी बात? अब दोनों में फर्क क्या होता है? अच्छा, फर्क क्या होता है पहले ये समझिएगा। देखो जी, एक चीज है लॉ और दूसरी चीज है एक्ट। जब एक्ट के अंदर मैं रूल्स डाल दूं, एक्ट के अंदर मैं रेगुलेशंस डाल दूं, तब जाकर मेरा बनता है लॉ। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लॉ पढ़ूंगा और राइट हैंड साइड पे अदर लॉस के अंदर मैं एक्ट पढ़ूंगा। यस, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मुझे रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट सब पढ़ना है। हां, क्योंकि लॉ एक बहुत बड़ी टर्म है, लॉ एक बहुत बड़ी टर्म है एज कंपेयर टू एक्ट। इतनी बात क्लियर तो बोलो ना हाँ। इतनी बात भी चले। तो लॉ बहुत बड़ी टर्म है, एक्ट उसके कंपैरेटिव में बहुत छोटी टर्म है। ओके, अब सवाल पहला ये उठता है, सर रूल्स और रेगुलेशन में फर्क क्या होता है? रूल्स और रेगुलेशंस में फर्क क्या होता है? ओके हाँ जी, अमित चौहान जी, देखो आपकी क्वेरी का रिजोल्यूशन करने के लिए अमृतसर सेंटर आया है आरती मेहरा मैम। देखो देखो देखो, शाबाश, आरती मैम आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगी। हाँ जी, रूल्स और रेगुलेशन में क्या फर्क होता है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू कराता हूं। अच्छा, एक एग्जांपल कराने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। हाँ, मुझे बताना, लेडीज और जेंट्स, पुरुषों और कन्याओं में से कौन ज्यादा भ्रष्टाचारी होता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट बताओ, पुरुष ज्यादा भ्रष्टाचारी या महिलाएं ज्यादा भ्रष्टाचारी? आरती मैडम आप भी जवाब दे सकते हो, पुरुष भ्रष्टाचारी या महिलाएं भ्रष्टाचारी? अच्छा, जो लड़कियां कन्याएं बैठी हैं वो कह रही हैं पुरुष, जो लौंडे बैठे हैं वो कह रहे हैं कन्याएं। ये हो रहा है ज्यादातर तो। अच्छा, देखो वैसे मैं कहूंगा कि कन्याएं भ्रष्टाचारी नहीं होती, कन्याएं भ्रष्टाचारी नहीं होती, कन्याएं तो पापा की परियां होती हैं। और ये लौंडे भ्रष्टाचारी हो सकते हैं क्योंकि ये माताओं के चमगादड़ होते हैं। और वैसे भी देखो ना, ऊपर वाले ने क्या नियम बनाए हैं, आपने सुना होगा, मां की ममता हमारे बारे में कोई नहीं कहता, बाप की बापता। हमारे बारे में तो कभी किसी ने नहीं लिखा ये बाप की बापता, देखो सब यही लिखते हैं कभी भी, मां की ममता। अबे कोई हमें भी कह दो बाप की बापता, ने हमारा नहीं है दिल, यहां हमारे क्या फेफड़े लगे हुए हैं? कमाल कर दी बात। मगर क्यों? क्योंकि कन्याएं, लो प्रकृति भी यही मानती है कि कन्याएं ही, कन्याओं के हृदय में ही दिल होता है, लौंडों के हृदय में दिल नहीं होता। यहां कोई इंस्ट्रूमेंट फिटर लग रहा है। इसलिए लॉ मेकर ने कहा क्योंकि कन्याएं और भ्रष्टाचार ये कभी एक नहीं हो सकते, यानी कि कन्याएं भ्रष्टाचारी नहीं हो सकती, इसलिए एक सेक्शन बनाया गया लॉ मेकर्स के द्वारा, सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो कहता है कि एवरी, ना 1 मिनट रुकना, पॉज हो गया वीडियो, 1 मिनट रुकना।
आ गई वीडियो? चलो जी। तो सेक्शन 149 ऑफ द कंपनी एक्ट कहता है, क्या कहता है? कहता है एवरी प्रिस्क्राइब्ड कंपनी shall have a woman director. Every prescribed company shall have a woman director. बात समझ आई? एवरी प्रिस्क्राइब्ड कंपनी शैल हैव अ वुमेन डायरेक्टर। हर प्रिस्क्राइब्ड कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर जरूर रहेगी। अच्छा, मुझे केवल इतना पढ़ के बता देना, क्या आपको यह सेक्शन पढ़ के इतना क्लियर हो रहा है कि वो कौन सी प्रिस्क्राइब्ड कंपनी होंगी जिसमें वुमेन डायरेक्टर होंगी? क्या वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी? क्या आपको यह क्लियर हो रहा है? नहीं, ये मुझे पता नहीं लग रहा, क्योंकि यहां पर वर्ड है एवरी प्रिस्क्राइब्ड कंपनी। प्रिस्क्राइब्ड कंपनी कौन सी होगी? हे माता जी, कौन सी होगी प्रिस्क्राइब्ड कंपनी? प्राइवेट होगी, पब्लिक होगी, कौन सी होगी? ये तो क्लियर नहीं हो रहा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे इस सेक्शन पे कुछ और प्रकाश डालने की जरूरत है? थोड़ा और ज्ञान यहां पर पेलने की जरूरत है ताकि मुझे क्लियर हो सके कि वो कौन सी कंपनी है जिसमें वुमेन डायरेक्टर जरूर होगी। हां, यानी कि कुछ और ज्ञान भी चाहिए। अब इसका मतलब है फर्दर गाइडेंस मुझे चाहिए होगी ताकि मुझे पता लग सके कि वो कौन सी कंपनी है। वो कौन सी कंपनी है, मुझे थोड़ा सा और प्रकाश चाहिए। ओ माय गॉड! अच्छा, ये प्रकाश आपको दो जगह से मिल सकता है, या तो सरकार से, गवर्नमेंट से, अच्छा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, और या फिर किसी गवर्नमेंट की एजेंसी से, गवर्नमेंट एजेंसी से। ओके, गवर्नमेंट की किसी एजेंसी का नाम बताइए। सेबी, अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं। अगर कोई सेक्शन अधूरा है, वो पूरा नहीं है, तो उस सेक्शन पर प्रकाश डालने की जरूरत है। और वो प्रकाश कौन डाल सकता है? ये पॉसिबल है कि वो प्रकाश सरकार डाले, गवर्नमेंट डाले। अगर वो गवर्नमेंट डालती है वो प्रकाश, तो ये जो फर्दर गाइडलाइंस आई हैं उस सेक्शन के ऊपर, दे बिकम रूल्स। इन्हें क्या कहा जाता है? रूल्स। यानी कि जब भी कोई सेक्शन अधूरा है तो उस पर जो फर्दर गाइडेंस है, वो फर्दर गाइडलाइंस अगर सरकार लाती है तो वो कहलाती हैं रूल्स। परंतु अगर वो फर्दर गाइडलाइंस सरकार नहीं, सरकार की कोई एजेंसी लाती है, तो वो कहलाती हैं रेगुलेशंस। क्या कहलाती हैं? रेगुलेशंस। क्लियर हो गई इतनी बात? तो जब मैं रूल्स प्लस रेगुलेशंस प्लस एक्ट तीनों को जोड़ दूंगा तो वो कहलाता है लॉ। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है? लॉ। यानी कि कंपनी से रिलेटेड मैं लॉ पढ़ूंगा, एलएलपी से रिलेटेड मैं लॉ पढ़ूंगा। बट यहां पर राइट हैंड साइड पे मैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ूंगा, राइट हैंड साइड पे मैं जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ूंगा। इतनी बात क्लियर? अरे बोलो ना। हां, चलिए। लॉ लास्ट में नहीं करना चाहिए बोथ ग्रुप वालों को। नहीं, वो बहुत ही भयंकर खतरनाक स्ट्रेटेजी होती है। लॉ में ज्यादा चेंजेस नहीं होते, ध्यान रखना। तो इसलिए लॉ को पहले ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ, 2 या 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आखिर में फिर आपको याद भी करना पड़ेगा, रिवाइज भी करना पड़ेगा। अच्छा, एक क्लास के अंदर टेस्ट भी बता दिया, रिवीजन भी बता देता हूं। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे क्लैरिटी, जैसे जैसे याद आता जा रहा है, सब कुछ बताता जा रहा हूं कि क्लास में क्या क्या होगा। सिलेबस खत्म होने के बाद यहां पर ऐसा नहीं होता कि अच्छा तुम कौन मैं कौन, चलो अब अपने द्वार, नहीं। या फिर एग्जाम से एक दिन पहले मैराथन। मैं एक एग्जाम से एक दिन पहले मैराथन लेने का सबसे ज्यादा बड़ा विरोधी हूं। मुझे लगता है कि वो बच्चों के साथ अन्याय है, केवल अपनी मार्केटिंग चमकाने के लिए बच्चों के साथ अन्याय है। मैराथन एक दिन पहले नहीं ली जाती बेटा, वो बच्चों को पढ़ने का वक्त होता है, उन्हें बच्चों को पढ़ने देना चाहिए। जो भी मैराथन होनी चाहिए वो एग्जाम से 1 महीना पहले खत्म हो जानी चाहिए। तो इसलिए जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा, बिल्कुल नेक्स्ट वीक से ही हमारी रिवीजन शुरू हो जाएगी। वो रिवीजन हफ्ते में 1 दिन चलेगी, हफ्ते में 1 दिन लगातार, ताकि आपके एग्जाम से 1 महीना पहले, फॉर एग्जांपल 31 मार्च को मेरा रिवीजन समेत खत्म हो जाएगा।
तो यानी कि हम लोग 4 महीने अगर बैच चलेगा तो 4 महीने की रिवीजन चलेगी या 3 महीने रिवीजन चलेगी। बात समझ आया? लास्ट डे की मैराथन मैं कभी ना कराता हूं, ना कभी ऑप्ट करने को कहूंगा, करना ही नहीं है। ध्यान रखना, पहले ही रिवीजन करके साइड पे रख देनी है। मुझे ध्यान आया क्योंकि एक बच्चा कह रहा है नवंबर 23 की रिवीजन कब से? बेटा शुरू हुई पड़ी है, 5 क्लासें हो चुकी हैं ऑलरेडी, ज्वाइन कर। चले और आगे बढ़ते हैं। सर गवर्नमेंट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर? यस बिल्कुल वंश बेटा, गवर्नमेंट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक हो गई इतनी बात? चलो जी और आगे बढ़े। अब सवाल उठा कि सर गवर्नमेंट जब कुछ बनाती है, शुरुआत में जब बनता है कोई भी एक्ट, तो वो एक्ट कैसे बनता है? अच्छा लॉ तो मुझे समझ आ गया कि एक्ट के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस जोड़ो तो लॉ बन जाता है, बट ये एक्ट कैसे बनता है? ये एक्ट कैसे बनता है? अब हम ये देख रहे हैं, हाउ टू फ्रेम एन एक्ट लिखेगा, हाउ एन एक्ट इज फ्रेम्ड। कोई भी एक्ट किस तरीके से बनता है, चलिए इसकी चर्चा करना शुरू करते हैं। हाँ जी, अभी एक सवाल मेरा और पेंडिंग चल रहा है आज की क्लास में कि लॉ मेकर कौन होते हैं, ये भी कहा था ना। चले अब सुनना जी। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले जब भी कोई एक्ट बनाना होता है तो सबसे पहले हम एक एक्सपर्ट कमेटी बनाते हैं। एक्सपर्ट कमेटी इज फॉर्म्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, अब कैसे पता लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? और दूसरी बात, ये एक्सपर्ट कौन होते हैं? हां, पहला सवाल, एक्सपर्ट कौन होते हैं? ये होते हैं सीनियर एडवोकेट्स या फिर एक्स जजेस, ये होते हैं एक्सपर्ट, क्योंकि इनसे ज्यादा गहराई में लॉ कोई जानता नहीं है। आंसर कैसे लिखे अमन? पहली क्लास, अभी कहां आज आंसर लिखने सिखाऊंगा, टेस्ट से पहले सिखाऊंगा ना बेटा, कि आंसर कैसे लिखे जाते हैं वो टेस्ट से पहले उसकी क्लास होगी, कि हाउ टू प्रेजेंट इन एग्जाम, तभी टेस्ट लूंगा ना बेटा। ठीक है, चले तो एक्सपर्ट कौन होते हैं? ये होते हैं सीनियर एडवोकेट्स या फिर एक्स जजेस, ये बनते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। अच्छा, फिर उसके बाद कमिटी कौन बनाती है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो मुझे कैसे पता लगेगा? मुझे कैसे पता लगेगा? यह पता आपको लगता है भारत के संविधान को पढ़कर। ओके, इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ता है। जब आप भारत का संविधान पढ़ते हैं, देखो जैसे कानून के अंदर सेक्शंस होते हैं, वैसे ही भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल्स होते हैं। तो यहां पर आर्टिकल 246 आता है। उस आर्टिकल 246 के अंदर शेड्यूल नंबर 7 है, एक शेड्यूल नंबर 7, जो ये बताता है कि किसी जगह पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी या स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, मानो बता दूंगा, अभी प्रोस्पेक्टस खत्म होने पहले सैटरडे को, फिर उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, हाँ जी, आर्टिकल 246 में शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 ये बताता है कि किसी जगह पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी या स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और अगर मैं शेड्यूल 7 को ध्यान से देखूं तो शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट डली हुई है, 3 लिस्ट। नोट चाहिए, मतलब कौन सा नोट चाहिए बेटा? वहां जरा डिटेल में लिखोगे कौन सा नोट की बात कर रहे हो आप? शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट बनी हुई है। पहले लिस्ट को मैं कहता हूं यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट को मैं कहता हूं स्टेट लिस्ट, और तीसरी लिस्ट को मैं कहता हूं कॉन्करेंट लिस्ट। तो 3 तरीके की लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट हैं। अब मुझे ये 3 लिस्ट पढ़ के अगर मैं देखूं तो यूनियन लिस्ट में अगर कुछ भी आ रहा है तो इसका मतलब उस मुद्दे पर कानून बनाने की पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को है। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फ्रेम लॉ।
यानी कि इस मुद्दे पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, जैसे कि कंपनी से रिलेटेड, जैसे कि इनकम टैक्स से रिलेटेड कानून केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है, कोई और नहीं, कोई और नहीं। फिर आता है स्टेट लिस्ट। अगर कुछ भी स्टेट लिस्ट के अंदर है तो मतलब वहां कानून बनाने की पावर केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट को है। फॉर एग्जाम्पल, ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम लॉ। ठीक हो गई इतनी बात? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, यहां पर कानून कौन बना सकता है? केवल स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, सेंटर के पास कोई अधिकार नहीं है। परंतु फिर लास्ट में आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है ऐसी लिस्ट जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम। ठीक है ना? चलिए, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। हां, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, आप देखते होंगे हर एक स्टेट के अंदर यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड ऐसे होता है, परंतु उन स्टेट्स के अंदर सीबीएसई भी चल रहा होता है, सीबीएसई भी, सेंट्रल बोर्ड एजुकेशन। ऐसे ही हेल्थ, हर स्टेट गवर्नमेंट के अपने हॉस्पिटल होते हैं, परंतु वहां पे एम्स जैसा हॉस्पिटल भी हो सकता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी लिस्ट के अंदर कोई कानून बनने की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं जब एक्सपर्ट कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो डिपेंड करता है कानून कौन बना रहा है। अगर स्टेट गवर्नमेंट बना रही है कानून तो एक्सपर्ट कमेटी वो बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है तो वो बनाएगी। मगर एक्सपर्ट कमेटी में कौन आते हैं? सीनियर एडवोकेट या एक्स जजेस आते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई तो बोलो ना हाँ। अब ये लोग क्या करते हैं? ये जो एक्सपर्ट होते हैं ये कानून को लिखते हैं। स्टेप नंबर 2, ड्राफ्टिंग ऑफ। इन्होंने जो कानून लिखा उसे कहते हैं बिल। क्या लिखा है? बिल। जो इन्होंने कानून लिखा है उसे कहते हैं बिल, जो एक्सपर्ट कमेटी ने लिखा है। ठीक है? अब इसके बाद एक्सपर्ट कमेटी इस बिल को प्रेजेंट करती है। बिल प्रेजेंटेड टू किसको? यूनियन को, यूनियन कैबिनेट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का सबसे शक्तिशाली मंत्रियों का समूह। इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, होम मिनिस्टर आते हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स आते हैं, यानी कि ऐसे जबरदस्त लोगों का एक ग्रुप जो है उसे कैबिनेट कहा जाता है। उस कैबिनेट के अंदर जब ओके हो जाता है ये बिल, उसके बाद इस बिल को प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना रही है तो पार्लियामेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट बना रही है तो राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर। पार्लियामेंट में आप जानते हैं हमारे 2 हाउसेज हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। इतनी बात भी क्लियर? लो जी, अब ये गया लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद ये गया राज्यसभा में, वहां पास हुआ। जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया, उसके बाद ये किसके पास चला जाएगा? अब ये चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। किसके पास? प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? बोलो ना हां। अब समझना जी, जैसे ही वो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है, वैसे ही अब वो चीज बिल नहीं कहलाती, अब उसे पुकारा जाता है एक्ट। तो वो क्या बन गया है? एक्ट। तो एक्ट कब बनता है बिल? जैसे ही लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों से पास करती हैं तो वो क्या बन गया? एक्ट बन गया है। ठीक है ना? स्टेट हो तो डिपेंड करेगा, विधानसभा और विधान परिषद से पास होते ही एक्ट बन जाएगा। ठीक है ना? चले, अब वो गया प्रेसिडेंट के पास।
प्रेसिडेंट जैसे ही इसके ऊपर साइन करते हैं, वो ईयर ऑफ साइन उसके आगे जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर कंपनी बिल 2012 पास हुआ, यहां पर कंपनी बिल 2013 में पास हुआ, तो ये बन गया एक्ट। सॉरी, यहां पे भी 2012 में पास हुआ, तो ये बन गया, जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, ये क्या कहलाया? कंपनी एक्ट 2012 था। अभी तक प्रेसिडेंट ने जब इस पे साइन किए तो 2013 था, तो ये कहलाया कंपनीज एक्ट 2013। जो प्रेसिडेंट जस्ट ईयर में साइन करते हैं, वो ईयर उसके साथ में लग जाता है, तो ये बन गया कंपनीज एक्ट 2013। तो प्रेसिडेंट के साइन कब हुए? 2013 में हुए। परंतु अभी भी ये वैलिड नहीं है, अभी भी ये सही वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि अब एक्ट बनने के बाद, ईयर भी जुड़ने के बाद, इसमें वेट किया जाता है एक नोटिफिकेशन का। एक नोटिफिकेशन का, वो क्या? कंपनीज एक्ट 2013 इफेक्टिव डेट। इफेक्टिव डेट क्या होगी? वो नोटिफिकेशन में लिखा जाता है। नोटिफिकेशन, इफेक्टिव डेट के लिए एक नोटिफिकेशन का वेट किया जाता है। नोटिफिकेशन क्या होती है? नोटिफिकेशन एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाय गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गेजेट। ओहो, नाम सुने हुए हैं? जब सरकार को कोई अनाउंसमेंट करनी होती है ना, तो सरकार अपनी अनाउंसमेंट एक न्यूज़पेपर में करती है, एक डॉक्यूमेंट में करती है, जिसे गैजेट कहते हैं। कि ये कानून इफेक्टिव हो गया है, ये कहां पता लगता है? ऑफिशियल गैजेट से पता लगता है। और ऑफिशियल गैजेट में ये जो सरकार, हाँ जी लाइव है भाई, क्लास लाइव है, बंदा सामने खड़े होकर नाच रहा है, ये कह रहे हैं लाइव है, बताओ हाँ लाइव है। ये जो सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाली है, ये कहां आती है? ऑफिशियल गैजेट में। और इस नोटिफिकेशन के अंदर ही इफेक्टिव डेट दी होती है कि ये किस दिन से इफेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट 2013 शेल comes into effect from 1st of April 2014। लो जी, जैसे कंपनीज एक्ट की नोटिफिकेशन आई तो उसमें लिखा था कि कंपनी एक्ट कब से एग्जिस्टेंस में आएगा? 1 अप्रैल 2014 से एग्जिस्टेंस में आएगा कंपनी एक्ट। 1 अप्रैल 2014 से कंपनीज एक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा। ये कंपनीज एक्ट की नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। क्लियर हो गई इतनी बात? तो बेशक कंपनीज एक्ट आ चुका है, परंतु 2014 अप्रैल तक वो शुरू नहीं होगा। इतनी बात क्लियर? तो मुझे डन का मैसेज दो। अब सवाल उठा, क्या ऑफिशियल गैजेट कभी सुना? क्या नाम ऑफिशियल गैजेट कभी सुना है? हां या ना? सुना है, बहुत अच्छी बात है। क्या देखा है? कभी देखा है? मैंने कहा ना, एकदम रियल लाइफ से रूबरू होके चलना है कि कैसा होता है। सब चीजें ये देखते चलनी है हमें कि कोई चीज कैसे नजर आती है, सब देखते चलना है। तो आइएगा, पहले मैं आपको ऑफिशियल गैजेट दिखाता हूं कि ऑफिशियल गैजेट कैसे नजर आता है। आइएगा, एक ऑफिशियल गैजेट के ऊपर आता हूं। ये रहा ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट, लो जी, ये हमने दिया ऑफिशियल गैजेट। लो जी, देखा? ये देखो कैसा नजर आता है। द गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। गवर्नमेंट के जब भी कोई डिसीजन आते हैं तो वो इस तरीके से एक न्यूज़पेपर के अंदर आते हैं, जिसे भारत का राजपत्र या ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। जितने गवर्नमेंट के डिसीजन है वो इस तरीके के न्यूज़पेपर में आते हैं। समझ आया? विदुष जी क्वेरी भेजो, विदुष जी क्वेरी भेजो अपनी। क्लियर हुआ? एक तो तुम हां नहीं बोलते, अरे बोलो ना हां, यहां लगता है बार बार, नहीं तो बोलो हां।
चलिए, तो ऐसे जितनी चीजें आती जाएंगी हम सब देखेंगे कि क्या कोई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे आपको बहुत बार लेके जाऊंगा। ये सब चीजें चलती रहेंगी क्लास के अंदर, क्योंकि भाई देखो बड़ी सीधी सी बात है, मैंने कहा ना पढ़ लिख के सब आएंगे, एक्स्ट्रा फैक्टर किस में होगा, बस वही चीज है। तो इसलिए चिंता मत करो, सारे एक्स्ट्रा फैक्टर साथ में ही चलते रहेंगे। एक क्वेरी आई है अतानु बेरा की, वो कहते हैं लॉ में टोटल 100 मार्क्स की थ्योरी है। नहीं बेटा, 30 नंबर के एमसीक्यू अलग कर दो, रह गए 70 नंबर। 70 में से 70 नंबर इस बार केस लॉज आने हैं, 70 के 70 नंबर केस लॉज की फॉर्म में आने हैं। यस, ये अलग न्यूज़पेपर आता है, अगर आप चाहो तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हो या इसे ऑनलाइन भी देख सकते हो, ऑफिशियल गैजेट को इसे ऑनलाइन भी देख सकते हो। आप देखोगे, मैं एक मिनट आपको दिखाता हूं ऑनलाइन कैसे देखा जाता है। ये देखिएगा ई गैजेट होम, इसमें सारे ई गैजेट होम में सारे के सारे गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल गैजेट जो भी इशू कर रही है ना गवर्नमेंट, वो सारे आ जाते हैं, द गैजेट ऑफ इंडिया। तो लोग नॉर्मली इसे गैजेट ऑफ इंडिया से ही देखते हैं, ठीक है? अरे बोलो ना हाँ। अच्छा, विदुष यादव जी कहते हैं कि प्रेसिडेंट के साइन के बाद एक्ट बनता है ना, ये एक गलत धारणा है कि प्रेसिडेंट के साइन के बाद एक्ट बनता है, ऐसा नहीं होता। लोकसभा और राज्यसभा के बनते ही, पास होते ही, दोनों से पास होते ही एक्चुअल में वो एक्ट बन जाता है। प्रेसिडेंट के साइन की इंपॉर्टेंस है कि उसके आगे ईयर जुड़ता है बस। एक्ट लोकसभा और राज्यसभा से पास होते ही बन जाता है, एक्चुअल में ये होता है। मैं जानता हूं कि कई बार फाउंडेशन लेवल पे या इंटर लेवल पे भी सिखाया जाएगा, कई कहेंगे कि नहीं 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 इस दिन से बनता है जिस दिन प्रेसिडेंट के साइन हुए। वो बचपन में सिखाया जाता होगा, पता नहीं कब, वो बचपन की यादें लेके चल रहे हैं। मगर कोई भी ऐसा कहे, उसे कहना कंपटीशन एक्ट की जाके तारीखें देखे तो पता लग जाएगा। पूरा कंपटीशन एक्ट अगर पढ़ेगा कोई तो उसे समझ आ जाएगा कि कब कब क्या क्या होता है। तो एक्चुअल में लोकसभा राज्यसभा से पास होते ही वो एक्ट बन जाता है, मगर ईयर तब जुड़ता है जब प्रेसिडेंट के साइन हो, ठीक है? चले कार्तिक, तुम्हारी क्लास में भी हुआ था, डोंट वरी, बट इस बार थोड़ा डिटेल में होगा क्योंकि इनके सिलेबस में है। हाँ जी, आप सुनिए जी। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं अभी। अब हम मिलेंगे, कब मिलेंगे? आज के फ्राइडे, तो अब हम मंडे को मिलेंगे 10:30 पर, जहां पर मैं फिर फॉर्मली अपना एक एक्ट शुरू करूंगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो आज की हमारी बेसिक की क्लास थी। मंडे से आप सबको मेरे साथ लिखना है कॉपीज में, मंडे से लिखना ही शुरू करना है, पक्की बात है, ठीक है जी? तो बहुत 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 धन्यवाद एंड आपका दिन शुभ हो, आपका वीकेंड शुभ हो। हम मंडे को मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।